ओशेनिक मूवमेंट, महासागरी जल संचलन। महासागरीय जल संचलन का क्या मतलब? मूवमेंट, कि जो महासागर के जल हैं वो मूव करते हैं। महासागर जल मूव करते हैं, कैसे प्रतीत होगा कि मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं, मतलब अपना स्थान चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें वेव्स आएंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा ना, कि ये पूरा फ्लो एक बनेगा ऐसे ऐसे जल का, वाटर का, तो इसे क्या कहते हैं? सर्जेस। इस ऐसे जो मतलब ऐसे लहरें क्या होती है, पूरा जो पानी का जो भी लहर होता है सबको लहर कहा जाता है, लेकिन इसको कहते हैं उर्मी, लघुर्मी या सर्जेस। सर्जेस, उर्मी, उर्मी मतलब भी होता है अब इसमें लहरों में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आपको समझना है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कुछ जैसे इधर अपलिफ्ट हो रहा है, इधर डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। पहले एक बार वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर स्नेक की तरह सर्कुलाकार मूवमेंट करती है। तो इसमें जो चीजें हैं, जैसे इसे क्या कहते हैं? अपलिफ्ट वाले को शिखर, नीचे वाले को गर्त, नीचे गहराई की तरफ जा रहा है तो गर्त, ऊपर उठ रहा है तो शिखर, पहाड़ की चोटी की तरह बना रहा है। इसको क्रेस्ट एंड ट्रफ कहते हैं इंग्लिश में। शिखर, क्रेस्ट, गर्त, ट्रफ। ये क्या है? ये पार्ट्स क्या है? क्या है? क्रेस्ट, हाँ, क्रेस्ट। और ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ मतलब शिखर और गर्त। ये याद रखना। इसको कहीं कहीं लिखते हैं अपनति और अभिनति। इस पार्ट्स को अपनति बोलते हैं और इसको अभिनति। अभिनति मतलब नीचे की तरफ और अपनति ऊपर की तरफ। ध्यान रखना, कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। पहला पॉइंट ये हुआ वेव क्रेस्ट एंड वेव ट्रफ। दूसरा पॉइंट है आपका तरंग की ऊंचाई, वेव की हाइट, वेव हाइट। वेव हाइट क्या होता है? वेव हाइट क्या होगा? ये पार्ट, इसके नीचे के लेवल से ये कितना ऊंचे जा रहा है, ये नीचे से कितना ऊंचे जा रहा है, ये पार्ट्स इसकी वेव हाइट होगी कि कितनी ऊंची उसमें लहरें बन रही। कभी कभी यही लहरें ऐसे ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची बनने लगती है। जब यही लहरों की हाइट, वेव हाइट 120 फीट ऊपर हो जाती है तो कितना क्या हो जाता है? सुनामी हो जाता है। हाँ, ध्यान रखो। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम। जब ऐसे लहरें मूव कर रही हैं तो इसका मिडिल का पार्ट, ये बीचों बीच जो लहरों की हाइट और डेप्थ, इन दोनों के जो बीच का पार्ट्स होता है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर, इसका जो बीच का पार्ट्स होगा, ये पार्ट क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड। हाँ, कि मतलब शिखर और गर्त के मध्य का पार्ट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक, तरंग आयाम। उसके बाद आपका आता है वेव पीरियड। तरंग काल जिसे कहते हैं। तरंग काल
ये यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस में कितना समय लगता है, ये तरंग वेग पीरियड है। मतलब दो शिखर के बीच कितना टाइम लगता है उसको मूव करने में, कि यहाँ से पानी नीचे चलता है ऐसे ऊपर, फिर ऊपर जाता है, ये कितनी देर में पहुंचता है, यही तरंग पीरियड पर। या फिर हम इसको गर्त को भी काउंट कर सकते हैं कि नीचे आने में, फिर ऊपर से फिर नीचे आने में कितना टाइम लगता है, उसे वेव पीरियड या तरंग काल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, सेम यही कंडीशन, मतलब इसमें जो ड्यूरेशन होता है उसको हम वेव पीरियड कहते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। हाँ, इस डिस्टेंस को वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। उसके बाद है वेव स्पीड। ये कितना, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, डिस्टेंस, चाल, दूरी, समय, चैप्टर पढ़ा है ना, दूरी, चाल, समय, उसी हिसाब से दूरी हो गया, समय हो गया, तो इसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी, ये कि 1 सेकेंड में कितना जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, इसकी स्पीड को काउंट करते हैं नॉट में। स्पीड को नॉट में काउंट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वेवलेंथ की स्पीड को हम किस में काउंट करते हैं, कौन सा मात्रक होता है उसका, कौन सी यूनिट में काउंट करते हैं, तो नॉट में। उसके बाद एक और पॉइंट बचता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में, एक टाइम यूनिट में, चाहे वो सेकंड हो, चाहे मिनट हो या घंटा हो, उसमें हम एक यूनिट में, एक टाइम यूनिट में कितनी बार वो वर्क होता है, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बारंबारता जिसे कहते हैं, कि वो कितनी बार आ रहा है। जैसे 1 सेकेंड में ये लहर कितनी बार बन रही है, ये इसकी बारंबारता हो गई 1 सेकेंड में, या 1 मिनट में हम काउंट कर रहे हैं, यूनिट बना दिए 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितना लहर बन रही है, इसकी बारंबारता हो गई। ठीक, तरंग फ्रीक्वेंसी, तरंग बारंबारता, आवृत्ति। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद समुद्र की लहरें मूव करती हैं ऐसे ऐसे, ये कहीं कभी कभी छोटी, कभी कभी बड़ी क्यों होती है, क्यों हमेशा एक जैसी ही नहीं मोशन करती? ये भी क्वेश्चन आया दिमाग में नहीं कि आखिर क्या कंडीशन होता है कि समुद्र की लहरें हमेशा चलती रहती हैं ऐसे हल्के हल्के, और फिर अचानक से किसी दिन सुनामी आ जाता है, उसी में किसी दिन पानी का स्तर बढ़ करके कोस्टल एरिया को डुबो देता है, या हमेशा लहरें आती रहती, कभी छोटी लहरें कभी बड़ी लहरें क्यों आती हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक, सूर्य और चंद्रमा दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का और सन का, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल हिंदी में कहते हैं। अपकेंद्रीय बल, आप लोगों ने पढ़ा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आर्किमिडीज पढ़ा है ना, उत्प्लावन बल, फिजिक्स में 9th में नहीं पढ़ा? नहीं याद आ रहा कि अरे किसी पानी के भरे हुए टब में किसी व्यक्ति को मारो तो वो जितनी स्पीड से नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ऊपर आएगा, यही है ना उत्प्लावन बल का सिद्धांत। वही कंडीशन सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होता है।
क्या कि जितना स्पीड से एयर प्रेशर समुद्र की सतह पर टकराएगा उतनी ही स्पीड से उतनी ही हाइट की लहरें उठेंगी समुद्र में। जितना एयर प्रेशर, अगर हल्की एयर है तो हल्का हल्का ऐसे नॉर्मली हमेशा ऐसे ऐसे मूव करती रहेंगे, जब जो नॉर्मल एयर है। जब एयर बढ़ेगा तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए एक पतीले में पानी भरो तो टब में, और आराम से पहले फूको तो हल्की हल्की वेव्स उत्पन्न होगी, और खूब तेजी से फूको तो खूब ज्यादा वेव्स उत्पन्न होगी, बड़ी वेव्स उत्पन्न होगी कि वहां स्पेस हो जाएगा, अगल बगल पानी की हाइट बढ़ जाएगी। किया है कभी? बहुत बार किया होगा बचपन में। तो यही सेम कंडीशन है जो सरफेस पे होता है, अर्थ सरफेस पे, समुद्र की सतह पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे ही वर्क करता है कि अर्थ के जो भी पार्ट्स में, विषुवत रेखा क्षेत्र में या टेम्परेट जोन में, पोलर जोन में जो एयर प्रेशर मूव करता है, सीधे बैठो बिल्कुल, ये जो पार्ट्स होता है, कौन सा विंड्स रहता है ट्रॉपिकल जोन में? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स 6 मंथ इस डायरेक्शन, 6 मंथ उस डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से वो मूव करता है, और उस पे ओशनिक करंट्स उत्पन्न होता है। ऐसे टेम्परेट जोन में, फेरल कोस्ट में भी मूवमेंट होता है। तो उन सबके प्रभाव से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिव होता है। समझ में आएगा? और दूसरा मून एंड सन, इससे इस रिफ्लेक्शन से जो कंडीशन आता है, जो वेव्स बनते हैं, उन्हें हम नॉर्मली भाषा में आज टाइड्स कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में टाइड्स कहते हैं। किसके? सूर्य और, हाँ, सूर्य और चंद्रमा। गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा की आप ध्यान देना, टाइड्स नॉर्मल भाषा में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव होता है, लेकिन हमेशा साथ में दोनों बल वर्क करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मून सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं, शियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कैसे वर्क करेंगे ये ध्यान। टाइड्स नॉर्मल तरीके से दो प्रकार का होता है, एक दीर्घ टाइड, हाई टाइड, दूसरा लो टाइड, लघु टाइड। दीर्घ कब कब आता है? पूर्णिमा व अमावस्या। लघु सप्तमी, अष्टमी। एक पाक कितने दिन का होता है? पखवाड़ा, हाँ, 15 डेज। 1 मंथ में 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, मतलब अंधेरा पाक, उजाला पाक। उजाला पाक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, अंधेरा पाक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण मतलब काला, अंधेरा, शुक्ल मतलब उजाला, उजाले की रात। तो पूर्णिमा कब होती है? शुक्ल पक्ष में होती है कि कृष्ण पक्ष में? शुक्ल पक्ष की लास्ट में पूर्णिमा होती है, अमावस्या में, कृष्ण पक्ष में लास्ट में अमावस्या होती है। इस दिन दीर्घ ज्वार आता है और लघु ज्वार 15 दिन के बीच में, मतलब एक दीर्घ ज्वार से दूसरे दीर्घ ज्वार के मिडिल पार्ट्स में, एवरेज टाइम में कौन सा आ जाता है? लघु ज्वार। 7वें दिन या 8वें दिन, 15 दिन के बीच में 7वें दिन या 8वें दिन लघु ज्वार आता है। कभी कभी 7वें दिन आता है, कभी कभी 8वें दिन। ऐसा क्यों होता है?
क्यों होता है ऐसा? जैसे मकर संक्रांति का बताया था कि कभी कभी 14 जनवरी को आता है, कभी कभी 15 जनवरी। सेम वर्किंग कंडीशन इसमें भी होता है। उसका इफेक्ट होता है मूवमेंट का कि एक टाइट्स, इस पे एक फ्रेज बना है मुहावरा, टाइम एंड टाइट्स वेट्स फॉर नन, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपने आबाद गति से चलता रहता है। वही कंडीशन है, ये टाइट्स को फ्रेज बना दिया गया इसीलिए। टाइट्स भी किसी का इंतजार नहीं करता, ये हमेशा आता रहता है। कभी कभी लघु ज्वार में, और अभी इसको कैटेगराइज करेंगे तो दैनिक ज्वार होता है, मौसमी ज्वार होता है। ये हमेशा दिन दिन पे आता रहता है, 6 घंटे 12 घंटे पे, 12 घंटे 6 मिनट पे, ऐसे अंतराल पे आता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि टाइड्स किसकी अफेक्ट से होता है? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। अब चलो हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या टाइड्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स। मिक्स्ड टाइड्स, और ड्यूरेनल टाइड्स। ये 4 क्लासिफिकेशन बनाया गया किस आधार पे? फ्रीक्वेंसी के आधार पे। इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे इसके 4 क्लासिफिकेशन बनाए गए, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, मिक्स्ड टाइड्स, ड्यूरेबल टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स को आप बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार कह सकते हैं। नीप टाइड्स निम्न ज्वार, लघु ज्वार। मिक्स्ड टाइड्स, इसमें मिक्सअप होता है कि नॉर्मली कंडीशन में ऐसा ज्वार भाटा के इसमें हाइट में कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, कभी ज्यादा हाइट की आ जाती है टाइड्स, कभी कम हाइट की आती है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसे मिक्स टाइड्स में रखते हैं। जैसे स्प्रिंग टाइड्स का फिक्स है, ये दीर्घ ज्वारी आएगा, इसकी हाइट लंबी होगी इसकी पेप से। नीप में हाइट कम होगी, स्प्रिंग में मिक्स्ड वाले में फिक्स्ड नहीं, कभी कम हो सकती कभी ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी, लेकिन हाइट फिक्स नहीं होगी एवरेज। उसके बाद ड्यूरेनल टाइप्स, ये दैनिक रूप से वर्क करता रहता है, दिन भर में, दिन दिन में आता रहता है। अब ध्यान दो, स्प्रिंग टाइड्स हमने डिस्कस कर लिया, कब कब आता है? पूर्णिमा अथवा अमावस्या, फुल मून एंड न्यू मून, स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स सप्तमी और अष्टमी। मिक्स टाइड्स, मिक्स टाइड कब कब आता है? इसका कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता, जैसे सप्तमी अष्टमी इसका है, फिर उसके बीच में जो 7 डेज का रेशियो होता है उसमें थर्ड फोर्थ डे के आसपास दोनों पक्षों में मिक्स्ड टाइड्स आता है। इसका कोई हाइट फिक्स्ड नहीं होता, कभी ज्यादा हाइट का आ जाता है, कभी कम हाइट का आता है, ऐसे चलता है। ड्यूरेनल टाइड्स पर डे आता है,
ठीक है, क्या बोलो? सीख आगे ध्यान। अब ये ड्यूरेनल टाइट्स पर डे आता है। पर डे कितने? 12 घंटे के अंदर, मतलब 6 आवर के ड्यूरेशन में ये आता है। 6 आवर 52 मिनट्स ड्यूरेनल टाइट्स, 6 आवर 52 मिनट्स। इस रेशियो में लगभग फिक्स्ड है टाइम, इसी रेशियो में आएगा क्लास के 6 आवर 52 मिनट्स, 6 आवर 52 मिनट्स, इसी के अनुसार आगे ये आता रहता है। ठीक है, तो 1 डे में 2 बार, जिसे सेमी ड्यूरेनल कहते हैं। ड्यूरेनल 1 डे में 1 बार पर डे, 12 घंटे और में ड्यूरेनल 12 घंटे में आएगा, और उसके बाद सेमी ड्यूरेनल, इसी का दूसरा पार्ट है सेमी ड्यूरेनल। ये 6 आवर के अंतराल है सेमी ड्यूरेनल। ठीक है, अब ये ध्यान दो, अब ये टाइट्स बनते कैसे हैं देखो। अर्थ और सन, ये एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में मून। अब अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, और मून अर्थ के चारों तरफ। इसकी कंडीशन 2 बार एक सीधी रेखा आने में होते हैं। एक बार इसके इस साइड होगा, बात समझ में आ रही? एक बार पश्चिम की दिशा में होगा, एक बार पूरब की दिशा में, एक बार यहां भी बनेगा मून सीधी रेखा में। तो पूर्णिमा और अमावस्या 2 कंडीशन बनते हैं बृहद ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तब दीर्घ ज्वार होगा, स्प्रिंग टाइड्स। बात समझ में आई इतना? स्प्रिंग टाइड्स जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो स्प्रिंग टाइड्स। आप जब यही मूव करते करते यहां पहुंच जाएंगे मून, अब अर्थ के ऐसे बनेगा, या फिर यहां पहुंच जाएगा मून तो ऐसे बनेगा, ट्रायंगल शेप में। जब भी समकोणिक एक्शन होगा इनका रिएक्शन, तब ये सप्तमी अष्टमी वाला नीप टाइप, नीप टाइप निम्न ज्वार भाटा सप्तमी अष्टमी वाला बनाएंगे। ठीक है, यस। अब इसमें होता क्या है कि इनके ग्रेविटेशन फोर्स से सन और मून ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया। जैसे ये ईस्टर्न साइड में है इधर, तो सन और मून दोनों ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, ये इधर की जगह इधर, तो इधर का पार्ट उभर जाएगा और पीछे का पार्ट दब जाएगा। अब केंद्रीय बल, पीछे से अब केंद्रीय बल लगेगा तब आगे का भाग उभर जाएगा। समझ में आ रहा बात? कि मैं इस साइड से फूक मारता हूं, इस साइड से प्रेशर दे रहा हूं, इस साइड का भाग बढ़ जाएगा और इस साइड से प्रेशर पड़ेगा तो इस साइड का भाग बढ़ जाएगा। तो जब ये मून यहां पे आ जाएगा तो इस साइड का भाग बढ़ जाएगा। जैसे ही ये, क्योंकि अब ये फिक्स नहीं है कि यही ऐसी सीधी रेखा बनेगी,
हो सकता है अर्थ मूव करते यहाँ आ जाए, चंद्रमा मूव करते यहाँ आ जाए, यहाँ से सीधी रेखा बन जाए, ये हो सकता है ना मूवमेंट में। तो उसी हिसाब से जिस पोर्शन पे बनेगा उस पोर्शन का पीछे का भाग उभर जाएगा। जिस पोर्शन पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा उसके जस्ट पीछे वाला भाग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे वर्क करेगा। तो हमेशा सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर के टाइड्स का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर? ठीक है। अब हाँ, टाइड्स एंड ईव्स। टाइड्स एंड ईव्स, ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? अब ये भी पॉइंट है। जब समुद्र का जल कोस्टल की तरफ बढ़ने लगे उसे ज्वार कहते हैं। मतलब समुद्र के जल के स्तर की वृद्धि हो जाए, उसकी हाइट में वृद्धि हो जाए, जल स्तर बढ़ जाए, ये मुंह बढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए तो ज्वार होगा। और जब यही जल नीचे वापस लौटने लगे इसे भाटा कहते हैं। टाइड्स, ईव्स। टाइड्स अपलिफ्ट, जल का अपलिफ्ट होना, ईव्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर?